हे हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ होम्योटिक जीन्स। ठीक है। तो आज हम होम्योटिक जीन्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे होम्योटिक जीन्स का क्या रोल है ना। होम्योटिक तीन वर्ड जो है इसमें कंफ्यूजिंग से उनका मतलब देखेंगे। फिर ड्रोसोफिला में क्या क्या है तो पूरा डिटेल से देखते हैं और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपके एड्रेस हो जाएंगे। ठीक है। और इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपके 3 प्लेलिस्ट में चल रहे हैं, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से लेक्चर देख सकते हैं। ओके। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। देन आपका मेल आईडी जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब लेक्चर शुरू करते हैं अपना। चलो भाई, तो हेडिंग देंगे होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, तो पहले समझेंगे अच्छे से, उसके बाद एक एक चीज़ों को लिखेंगे भी अच्छे से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे होम्योटिक जीन्स क्या होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना 2-3 टर्म और होते हैं, उससे कंफ्यूज आप हो जाओगे। जैसे होम्योटिक हो गया, एक तो खुद एक होम्योटिक हो गया वर्ड, एक आपका होम्यो बॉक्स हो गया, होम्यो बॉक्स, और एक आपका हॉक्स हो गया। ठीक है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है, कैसे इनको हम अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, वो चीज़ें मैं सबसे पहले तो वही बताऊंगा आपको। ठीक है। ये चीज़ क्लियर करने के बाद इनके ऊपर 2-2 पॉइंट लिखाने के बाद, ताकि आपकी कॉपी में लिख रहे हैं तो आप जब भी पढ़ें तो क्लियर हो जाए आपको। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि होम्योटिक जीन्स का, असल में मैं आपको पहले एक लाइन में ये बता देता हूँ कि होम्योटिक जीन्स होते क्या है। बेसिकली होम्योटिक जीन ना, जो बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। तो पर्टिकुलर बॉडी सेगमेंट्स या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के लिए कुछ मास्टर जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में। उन मास्टर जीन्स को, उन मास्टर रेगुलेटरी जीन्स को हम होम्योटिक जीन्स कहते हैं। ठीक है। तो जो चीज़ हमने मोर्फोजन और मोर्फोजेनेसिस में पढ़ा था ना, तो वहाँ पे मोर्फोजेंस जो होते हैं, तो उसी में आपके जो, अगर जीन्स की अगर हम बात करें, तो वो आपके होम्योटिक जीन्स होते हैं जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं आपका। बेसिकली ये हम पढ़ेंगे किस किस में, ये हम पढ़ेंगे ड्रोसोफिला में पहले। ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में होम्योटिक जीन्स कैसे आपका जो इसकी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस कैसे फॉर्मेशन कराते हैं होम्योटिक जीन, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और ऑर्गेनिज्म में पढ़े, ह्यूमन में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ह्यूमन में क्या रोल होता है आपका। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा चिक में देख लेंगे। चिक, उसमें होम्योटिक तो नहीं बट नॉर्मल जीन डेवलपमेंट कैसे होता है चिक में, वो देख लेंगे। ठीक है। और ये सब चीज़ें हम देख के उसके बाद अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन इससे बन रहे होंगे वो सारे आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है, वेरी गुड। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ होम्योटिक, व्हाट इज़ होम्योबॉक्स एंड व्हाट इज़ हॉक्स। ठीक है। तो आप मान लो, एक ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ठीक है। दिस इज़ अ डीएनए स्ट्रैंड। दिस इज़ अ डीएनए स्ट्रैंड। इस डीएनए पर मान लो एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ होम्योटिक जीन्स रहते हैं। मान लो इस रीजन में आपके होम्योटिक जीन्स है, होम्योटिक जीन्स। ठीक है। होम्योटिक जीन्स क्या होते हैं? दीज आर मास्टर रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है। जो आपके पर्टिकुलर सेगमेंट या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवाते हैं। अगर मान लो इनकी एनोमली हो जाए, मतलब ये या तो ओवर एक्टिवेट हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने लग जाए, या इनएक्टिवेट हो जाए, कम काम करने लग जाए, या इनमें म्यूटेशन हो जाए, कुछ भी इसमें एनोमली आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, वो अलग जगह हो जाए। जैसे मान लो ड्रोसोफिला में जो लेग है, जो उसका लेग है, लेग तो लेग की जगह पे होना चाहिए, बट देखा यह गया कि लेग का डेवलपमेंट हेड पे हो गया। ठीक है। तो अगर लेग का डेवलपमेंट हेड पे हो गया तो इसका मतलब होम्योटिक जीन में या तो ओवर एक्टिवेशन हुआ या इनएक्टिवेशन हुआ, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है भाई। तो ये क्लियर है भाई? ओके। अब देखो, अब मान लो ये आपका होम्योटिक जीन्स है, इस रीजन में आपके होम्योटिक जीन्स रहते हैं। तो होम्योटिक जीन्स के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे होम्योबॉक्स होते हैं। ठीक है। ऐसे एक होम्योबॉक्स होगा, एक होम्योबॉक्स होगा, है ना। तो ऐसे होम्योबॉक्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? होम्यो होम्यो बॉक्स, होम्यो बॉक्स। ठीक है। तो इसके अंदर छोटे छोटे होम्योबॉक्स जीन्स होते हैं। मतलब होम्यो, ऐसे देखो ये बड़ा हो गया, दिस इज होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक, पहले ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है भाई। होम्योटिक जीन सबसे बड़े लेवल पे, इसके अंदर आपके क्या है? होम्योबॉक्स जीन्स है, होम्यो बॉक्स जीन्स। ठीक है। तो ये इसके अंदर आपके होम्योबॉक्स जीन्स है। अब मैंने एक होम्योबॉक्स जीन्स उठाया, तो इस होम्योबॉक्स जीन्स में इस होम्योबॉक्स जीन्स में आपके होम्योबॉक्स होते हैं। ठीक है। इनके अंदर जो डब्बे होते हैं, इन डब्बों में आपके अलग अलग तरह के जीन्स होते हैं। होम्योबॉक्स जीन्स जो होते हैं, इसके अंदर आपका जो होम्योबॉक्स होगा, दिस होम्योबॉक्स दिस होम्योबॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। जैसे मान लो मैं एक 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 होम्योबॉक्स आपको उठा के दिखाता हूँ। तो एक होम्योबॉक्स में जो होम्योबॉक्स जीन्स होंगे,
है ना, क्योंकि ये एक बॉक्स है तो इसका नाम होम्यो बॉक्स हो गया। तो इसके अंदर जो जीन्स है वो मतलब इसमें जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वर्क करने के लिए उनको हमने होम्यो बॉक्स जीन्स बोल दिया। तो इस होम्यो बॉक्स में अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, लिम जीन्स होते हैं कुछ, कुछ आपके मान लो हॉक्स जीन्स होते हैं, है ना, कुछ आपके POU जीन्स होते हैं, नाम है ये जीन्स के आपके, ये जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जीन्स होते हैं आपके, समझ रहे हो। तो अब देखो, अब आप देखो होम्योटिक जीन सबसे बड़ा है, उसके अंदर होम्यो बॉक्स है, ठीक है। इस होम्यो बॉक्स के अंदर आपका आ गया, देखो होम्यो बॉक्स के अंदर आपका लिम जीन्स, हॉक्स जीन्स, तो इसके अंदर आपका आ गया हॉक्स जीन्स, ठीक है भाई। तो इस तरह से कुछ आपका अरेंजमेंट है। होम्योटिक, होम्यो बॉक्स और हॉक्स में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा। होम्योटिक पूरा बड़ा है, उसके अंदर होम्यो बॉक्स है, उस होम्यो बॉक्स में अलग अलग टाइप के जीन्स है, उसमें से एक आपका हॉक्स जीन्स है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अब पहले हम यही चीज़ें लिखेंगे जो भी हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, ठीक है। तो लिखो, इसमें एक और होता है आपका ची होता है, 4 होते हैं, PGX जीन्स भी होता है। तो इन 4 में से आपका एक हॉक्स जीन हो गया, ठीक है। चलो लिखो, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट आर होम्योटिक जीन्स। लिखो, तो होम्योटिक जीन्स लिखो, दीज आर दी मास्टर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिख रहा है, एक सेकेंड, अब लिख रहा, हाँ। तो आप लिखेंगे दीज आर द मास्टर रेगुलेटर genes that direct the development of particular body segments और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका होम्योटिक जीन की डेफिनेशन। और एक पॉइंट और लिख लो कि व्हेन दीज जीन्स आर, यहाँ पे लिख लो, मतलब इसी के नीचे लिखना है, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, लिखो when these genes are overactivated, यहाँ पे लिखना भाई, कभी आप कुछ और लिख दो, ठीक है। when these genes are overactivated, activated और inactivated, ठीक है, by mutation या किसी भी एनोमली की वजह से, then body structure may develop इन द रॉन्ग प्लेस, ठीक है भाई, गलत जगह पे हो जाएगा। तो ये आपका हो गया होम्योटिक जीन। अब लिखो कि होम्यो बॉक्स क्या होता है। तो अब एक अगले पेज पे लिखो, इसमें लिखो अ सबसेट ऑफ होम्योटिक जीन्स आर कॉल्ड होम्यो बॉक्स जीन्स, ठीक है। होम्यो बॉक्स जीन्स विच कंटेन लगभग इसमें 180 बेस पेयर्स होते हैं एक होम्यो बॉक्स में, 180 बेस पेयर लेंथ ऑफ DNA कॉल्ड होम्यो बॉक्स, ठीक है भाई। तो हमने देख लिया कि होम्यो बॉक्स जीन जो थे वो होम्यो बॉक्स के रहते हैं, तो दैट इज होम्यो बॉक्स जीन, ठीक है। अब इस होम्यो बॉक्स जीन्स के अंदर एक सबसेट है जिसको हमने हॉक्स जीन्स बोला। तो अब एक पॉइंट और लिख लो, अ सबसेट of homeobox genes are called Hox genes, ठीक है भाई। तो ये Hox genes हो गए, समझ गए, वेरी गुड। और ये तो एक सिंपल सी लाइन में हो गई। एक अच्छी सी लाइन यहाँ पे लिख लो कि मोस्ट एनिमल होम्योटिक जीन्स एनकोड, ऐसे लिखो, मोस्ट एनिमल होम्योटिक जीन्स एनकोड transcription factor proteins that contain a region called the homeodomain and are called Hox genes, ठीक है। मतलब ये जो सिंपल है इसी को हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिख दिया, तो ये वही बात हो गई, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा हम पहले हॉक्स जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम उसके बाद अपना ड्रोसोफिला वगैरह के अंदर होम्योटिक जीन का क्या रोल है तब हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हॉक्स जीन्स। तो हॉक्स जीन्स क्या हो गए, सबसे पहले एक आप बोलोगे कि सर ये तो सबसेट है आपके होम्योबॉक्स जीन्स के, मैंने बोला बिल्कुल सही है। फिर इसमें क्या होता है, जो हॉक्स जीन्स होते हैं आपके वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के लिए, जो भी मैंने आपको बताया ड्रोसोफिला में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कराएंगे आपके, वो हॉक्स जीन्स ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जितने भी बायलेटरल एनिमल्स हैं सबके पास हॉक्स जीन्स होते हैं, ठीक है।
और जितने भी बायलेटरल्स हैं, मतलब जब बायलेटरा का इवोल्यूशन हो रहा था तो उस टाइम पर हॉक्स जीन्स आए, और आज के टाइम पे जितने भी बायलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म हैं सबके पास हॉक्स जीन्स होते हैं। ठीक है भाई। और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब अलग अलग तो नहीं बट सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट अलग अलग वे में परफॉर्म करते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में कुछ बनाएंगे तो ह्यूमन में कुछ और बनाएंगे। मैं भी एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, पहले थोड़ा सा बता दूँ, उसके बाद डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और बस यही है आपका मतलब यही हॉक्स जीन के बारे में यही 2 पॉइंट लिख लो आप। कि सबसे पहले लिख लो दीज आर सबसेट ऑफ होम्योबॉक्स जीन्स, ये तो हो गया आपका। दूसरा पॉइंट लिख लो दीज आर असेंशियल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, मेनली एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के डिटर्मिनेशन में आपके ये रोल प्ले करता है। ठीक है। और एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि सारे बायलेटरल एनिमल में मिलता है, तो लिख लो दीज आर फाउंड इन ऑल bilaterian animals, suggesting that, क्या सजेस्ट कर रहे थे मैंने जो आपको बोला, that Hox genes have existed in the common ancestors of all bilaterians। ठीक है, तो ये हो गया आपका, समझ गए? ओके, तो ये हो गया आपका। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ड्रोसोफिला में कैसे होम्योटिक जीन फंक्शन करते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा ह्यूमन में देख लेंगे 2-3 पॉइंट में, और उसके बाद फिर एक्शन देखेंगे कि कैसे एक्शन करते हैं, और थोड़ा सा चिक के जो डेवलपमेंटल जीन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो अगले पेज पे हेडिंग देंगे ड्रोसोफिला होम्योटिक जीन्स। चलो तो ड्रोसोफिला होम्योटिक जीन्स। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में होम्योटिक जीन्स कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट की वो बताना चाहूँगा ऑब्जर्वेशन। उसने क्या करा, एक साइंटिस्ट था एडवर्ड लुइस। ठीक है, तो एडवर्ड लुइस ने क्या करा, उसने देखा कि ये लगभग 1940s की बात है आपका। उसने क्या करा, उसने देखा कि जो लेग्स हैं, जो ड्रोसोफिला में लेग्स हैं, उसका डेवलपमेंट आपका हेड पे हो गया। कहाँ पे हो गया? हेड पे। जहाँ पर लेग का डेवलपमेंट होना चाहिए था वहाँ पर लेग फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट वो लेग जो थे वो आपका हेड जो था ना वहाँ पर फॉर्म हो गए। तो उसने पाया कि यहाँ पर एक जीन रेस्पॉन्सिबल है जिसका उसने नाम दिया एंटीना पीडिया जीन। इसने बोला कि ये जो जीन है ये रेस्पॉन्सिबल है आपका लेग फॉर्मेशन के लिए, लेकिन क्या हुआ, इस जीन में हो गया म्यूटेशन। इस जीन में क्या हो गया? इस जीन में हो गया म्यूटेशन, और इस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से जो लेग थे वो आपका हेड पे फॉर्म होने लग गए। ठीक है, जो हेड पे आपका एंटीना बनना था लेकिन एंटीना की जगह आपके लेग बन गया। तो इस एबनॉर्मल डेवलपमेंट को उसने नाम दिया होम्योसिस। क्या नाम दिया? होम्योसिस। होम्योसिस का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन बॉडी ऑर्गन इनटू अनदर बॉडी ऑर्गन। ठीक है, तो इसने बोला कि जो लेग था, जो एंटीना था, उसकी जगह आपका लेग का फॉर्मेशन हो गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज होम्योसिस। समझ गए? तो ये आपका ऑब्जर्व करा किसने? एडवर्ड लुइस ने 1914 के पास। ठीक है, तो 2 लाइन में हम ये लिखेंगे इसके ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद हमने जब फर्दर डिस्कवरी हुई तो देखने को मिला कि जो ड्रोसोफिला है उसमें 8 होम्योटिक जीन्स होते हैं। कितने होम्योटिक जीन्स होते हैं? 8। और इन 8 के 8 जो हैं वो आपका क्रोमोसोम नंबर 3 पे अरेंज होता है। कौन से क्रोमोसोम पे अरेंज होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 3 पे। और ये आपके 2 कॉम्प्लेक्स में बटे होते हैं। एक को बोलते हैं एंटीनापीडा कॉम्प्लेक्स, जो एंटीनापीडिया जीन है ना इसी का कॉम्प्लेक्स बोल दिया, तो एक कॉम्प्लेक्स तो ये हो गया, और दूसरा होता है आपका बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। तो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स में आपके 5 जीन्स होते हैं, और बाइथोरेक्स में आपके 3 जीन्स होते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गए? 8। तो 8 जीन हो गए। समझ गए? तो इस तरह से होगा। अभी मैं आपको इसको पहले डायग्राम में दिखाता हूँ, फिर हम एक एक चीज़ करके लिखेंगे। ठीक है, तो पहले डायग्राम देखो, देखेंगे भाई यहाँ पे। ये देखो, इस डायग्राम की मैं बात कर रहा था, तो देख रहे हो ये एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, तो लिखते हैं। चलो सबसे पहले लिखो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड लुइस। ठीक है, एडवर्ड लुइस ने ड्रोसोफिला में आपके डिस्कवर किए थे इन ड्रोसोफिला इन 1940s। ठीक है भाई,
और फिर इसने ऑब्जर्वेशन लिख लो कि इसने क्या ऑब्जर्वेशन देखी। इसने देखा कि म्यूटेशन इन एंटीना पीडिया। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट होम्योटिक जीन डिस्कवर्ड कौन था, तो दैट वाज एंटीना पीडिया। एंटीना पीडिया जीन कॉज legs to develop on the head of a ड्रोसोफिला। ठीक है, किसकी जगह, इन प्लेस ऑफ एंटीना, एंटीना की जगह ये हो गया। ठीक है, दिस एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज नोन एज इज कॉल्ड एज होम्योसिस। ठीक है भाई, जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखते हैं कि ड्रोसोफिला हैज़ 8 होम्योटिक जीन्स। 8 है, दैट आर अरेंज्ड इन 2 क्लस्टर्स। 2 क्लस्टर्स में अरेंज है, कौन से क्रोमोसोम पे, ऑन क्रोमोसोम 3, एंड ईच क्लस्टर इज कॉल्ड अ होम्योटिक कॉम्प्लेक्स। उसको हम क्या बोल रहे हैं, होम्योटिक कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम होम सी से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपका, इसमें 2 तरह के कॉम्प्लेक्स हैं। आप एक साइड करके लिखो एंटीना पीडा कॉम्प्लेक्स, और दूसरी साइड लिखो आपका बाइथोरेक्स लिखो। ठीक है, तो सी के नीचे आपका एक साइड लिखेंगे एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स, और एक साइड आप लिखेंगे बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंटीना पीडिया इट कंटेन्स 5 होम्योटिक जीन्स। ठीक है, एंड बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स कंटेन 3 होम्योटिक जीन्स। ठीक है भाई, तो इसके नाम लिख लो फटाफट से। तो सबसे पहले लेबियल मैंने आपको दिखाया, लेबियल LAB, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा आपका था एंटीना पीडिया, खुद ही एंटीना पीडिया। ठीक है, इसको आप ANTP से दिखाएंगे। तीसरा था आपका सेक्स कॉम्स रिड्यूस्ड, SCR जिसको हम बोल रहे हैं, सेक्स कॉम्स रिड्यूस्ड SCR। फोर्थ आपका डिफॉर्म्ड DFD से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिफ्थ आपका प्रोबोसिपीडिया PB। ठीक है, और वैसे इसमें 3 जो है आपके वो हो गया, एक तो हो गया अल्ट्रा बाइथोरेक्स। ठीक है, इसको लिखते हैं UBX। और दूसरा हो गया आपका एब्डोमिनल A ABDA। तीसरा हो गया आपका एब्डोमिनल B ABDB। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे जीन। ठीक है, अब दीज 2 कॉम्प्लेक्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी सेगमेंटल आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ये जितने भी आपके ये सेगमेंटल आइडेंटिटीज, जितने भी आपके सेगमेंट फॉर्मेशन होगा आपका, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स हो गए। अब अगर इसमें भी देखें तो हम 14 पैरा सेगमेंट्स हैं हमारे पास। कितनी, 14 पैरा सेगमेंट्स हैं। मतलब जो 3 हैं आपके, जो 3 सेगमेंट होती हैं इसमें से, जो ये पूरी बॉडी है ना, इस ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी, इसमें आपके लगभग 18 सेगमेंट्स हैं, जिसको हमने पैरा सेगमेंट्स बोल दिया। ठीक है, तो उन 18 में से 3 जो है वो तो आपके माउथ का फॉर्मेशन कराएंगे। उसके बाद जो 3 है वो आपके थोरैक्स वाला पार्ट जो उसका कराएंगे, और बचे हुए 8 आपके एब्डोमिनल कैविटी में आप फॉर्मेशन कराएंगे, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 18, जैसे आप देख रहे हो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। तो ये A8 जो है आपके, ये तो एब्डोमेन हो गए। ऐसी 3 थोरैक्स में देखो, ये T1 T2 T3, तो ये 3 इसके हो गए। वैसे ही हेड में भी 3 है आपके। ठीक है, तो हम इसलिए इसको 14 पैरा सेगमेंट बोल रहे हैं। समझ गए? चलो, अब जो मैं आपको बोल रहा था वो बताता हूँ। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। चलो, तो हाँ, अब मैं क्या कह रहा था कि ये देखो LAB जो आपका डेवलपमेंटल स्टेज में, देखो जैसे डेवलपमेंटल स्टेज में जिस कलर से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, वही आपका ऊपर भी शो कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कोलिनियरिटी बोलते हैं। मतलब जैसा है, जिस सीक्वेंस में है, जैसे ये रेड है यहाँ पे तो ये रेड है, उसके बाद ये ब्राउन है तो ब्राउन है, ये है तो ये है ना। ऐसे ही आपका सीक्वेंस में पूरा का पूरा अरेंज है। ग्रीन, उसके बाद ब्लू, ये पूरे ब्लू है, उसके बाद ये आपका लाइट ग्रीन। तो जैसे ही आपका यहाँ से जहाँ से भी देखो एकदम सेम है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कोलिनियरिटी बोलते हैं।
समझ गए। तो अगर आपको ये जानना हो कि सर ये बता दो हमें कि पर्टिकुलर जो पार्ट है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बता दूंगा। तो जैसे एल है, एल वाले का जो एल का नाम क्या हमने रखा था, बताओ जल्दी से, एल का नाम क्या था, लेबियल था ना। तो लेबियल वाला जो है वो आपका एल हो गया, तो एल से हमने लेबियल रिप्रेजेंट किया। तो एल किसके फॉर्मेशन में, दिस हेल्प्स इन द हेड फॉर्मेशन, तो जो हेड का फॉर्मेशन है वो आपका एल होम्योटिक जीन परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका डी देख रहे हो, डी की फुल फॉर्म क्या थी आपकी, डिफॉर्म्ड है डी। तो डिफॉर्म्ड है, इससे आपका मैक्सिलरी, ये देख रहे हो ये वाला मैक्सिला और मैंडिबल का फॉर्मेशन होगा, आपका मैक्सिला और मैंडिबल का फॉर्मेशन होगा डी से, ठीक है। उसके बाद आप देखो SCR है, अच्छा इसमें पीबी मिसिंग है, पीबी भी था भाई एक पीबी, ठीक है, पीबी भी हमने पढ़ा था ना, प्रोबोसिपीडिया, 1 2 3 4, इसने 4 ही दिया है, सॉरी भाई, एक पीबी भी है प्रोबोसिपीडिया, वो आपका जो लेबियल अपेंडेजेस है ना आपका मैक्सिलरी, जो लेबियल अपेंडेजेस है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है पीबी, तो यहाँ पे आप पीबी करके लिख लो एक, एंड पीबी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस, ऐसे करके एक, सॉरी लेबियल अपेंडेजेस, जो लेबियल है ना उसके अपेंडेजेस फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। देन उसके बाद आपका SCR देखो, SCR हमने पढ़ा था, SCR क्या था हमारा, सेक्स कॉम्स रिड्यूस्ड, तो सेक्स कॉम रिड्यूस जो है आपका, उससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, फर्स्ट थोरेसिक फॉर्मेशन हो रहा है, ये T1 फर्स्ट थोरेसिक फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद आपका देखो ANTP का नाम क्या था, एंटीनापीडिया, एंटीनापीडिया किसमें, सेकंड थोरेसिक, देखो सेम कलर है, तो सेकंड थोरेसिक जो है उसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। सेकंड थोरेसिक से ही आपके विंग्स निकल रहे हैं, देखो सेकंड थोरेसिक से, और सेकंड थोरेसिक से ही आपके अपेंडेजेस निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ANTP, समझ गए। देन उसके बाद आपका बाइथोरेक्स वाले कॉम्प्लेक्स में आ जाओ, तो इसमें आपका UBX है, तो UBX ये ग्रीन वाला, तो UBX आपका T3 में देखने को मिलेगा, जो थोरेसिक का थर्ड वाला है उसमें देखने को मिलेगा। और ABDA जो है आपका, ABDA वो आपको एब्डोमिनल सेगमेंट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है ना, जनरली 1 to 5 होता है, 1 to 4 भी बोल देते हैं, और उसके बाद वाला आपका ABD बाकी वाला करता है। ABDB जो होता है ना, ये आपका और भी फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे जो एपिडर्मिस फॉर्मेशन होता है वो भी आपका ABD होम्योटिक जीन ही परफॉर्म करता है ना। तो ये सब आपका स्पेसिफिक फंक्शन भी मैंने आपके बता दिए कि क्या क्या फंक्शन ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो अब ये डायग्राम आप अच्छी सी एक अपनी कॉपी में बना लो, समझ गए, ठीक है भाई। तो इसको डायग्राम में हमने समझ ही लिया, तो अब आगे देखते हैं। अच्छा एक पॉइंट आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हो कि दे शोज फिनोमिनन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी फिनोमिना भी शो करते हैं हॉक्स जीन्स, जो होम्योटिक जीन्स होते हैं वो कोलिनियरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अभी आपने डायग्राम में देखा कि जो आपका ड्रोसोफिला का फॉर्मेशन हो रहा है हेड टू आपका इंटीरियर से पोस्टीरियर, और यहाँ पे जितने भी जीन्स लिखे हुए थे, तो मतलब जो ऐसे सीक्वेंस में जीन्स अरेंज होंगे ना वैसी फॉर्मेशन होगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जीन बीच में से स्किप हो रहा है और वो फिर, मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे वाला जीन पहले आगे फॉर्मेशन कर रहा है और आगे वाला जीन पीछे फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, एकदम ऐसे ही हो रहा है जिस जैसे सीक्वेंस में ये होम्योटिक बॉक्स में अरेंज्ड है जीन्स, वैसे ही आपका इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये एक यूनिक फीचर होता है होम्योटिक जीन्स का, ठीक है। बाकी कोई जीन ऐसे काम नहीं करते, बट होम्योटिक जीन ऐसे काम करते हैं। सो दैट फिनोमिनन इज नोन एज कोलिनियरिटी। तो आप इसको एक पॉइंट में लिख लो ऐसे, तो आप लिखो अ यूनिक फीचर, अ यूनिक फीचर ऑफ homeotic genes is that the order of the genes in the hom C, जो हमने उस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया ना होम सी, इज द सेम, सेम होता है एज द ऑर्डर इन विच द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, along the anterior posterior axis of the body, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सी लाइन आपको लिखानी थी, ठीक है। सो दैट इज द होम्योटिक जीन्स इन ड्रोसोफिला। अब होम्योटिक जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में देख लेते हैं हम अगले पेज पे। तो होम्योटिक जीन्स इन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। तो बाकी ऑर्गेनिज्म में भी देख लेते हैं होम्योटिक जीन क्या होता है। तो जैसे ड्रोसोफिला में आपके होम्योटिक जीन्स होते हैं ना, जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वैसे ही लगभग जितने भी एनिमल्स होते हैं आपके, लगभग सब में वैसे ही होता है, ठीक है। तो जैसे माइस हो गया आपका, उसके अलावा आपका ह्यूमन हो गए, है ना, उन सब में भी आपका, जैसे माइस और ह्यूमन का तो मैं आपको बताऊं, जो माउस और ह्यूमन,
इनमें क्या होता है, इनमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑफ हॉक्स जीन। हॉक्स जीन के 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉक्स ए, हॉक्स बी, हॉक्स सी, हॉक्स डी। ठीक है, तो ये चारों लगभग एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये मैं आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, जो मैं आपको दिखा रहा था चार ये एक सेकेंड, जो 4 कॉम्प्लेक्स थे ना हमारे, जिसको हमने हॉक्स ए, हॉक्स बी, हॉक्स सी, हॉक्स डी बोला था, तो देखो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और ये आप ह्यूमन एम्ब्रियो देख रहे हो, ये आपका ड्रोसोफिला है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बोला ना होमोलॉग्स होते हैं, तो जैसे मैंने डीपीपी का एग्जांपल आपको दिया था, तो आप इसमें देख सकते हो कि कुछ कुछ जैसे इसके देखो, ये ग्रीन वाला इसका एबीडी ए है, एबीडी बी जो है उसमें हमारे अंदर क्रोमोसोम 5 पे देखने को मिल रहा है, होम एक्स ए में, और इसमें आपका सिर्फ 2 ही बचे, इसमें आपके 5 हो गए, 5 हो गए। तो ऐसे मतलब अलग अलग जो है वो कर सकते हैं, बट ये होमोलॉग्स ही होते हैं, मतलब जैसा फंक्शन यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहे हैं वैसे यहाँ पे ये भी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बस इनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म अलग होता है। ठीक है, तो एक ये आपको दिखाना था मुझे। ठीक है भाई, तो डायग्राम में आपने देख लिया। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम कि होमोलॉग्स ऑफ ड्रोसोफिला, होमोलॉग्स ऑफ ड्रोसोफिला homeotic gene have been found in almost every animal species, every animal species studied। जितने भी अभी तक हमने स्टडी किए हैं उनमें लगभग सब में देखने को मिला। ठीक है भाई, और बस लिखो इन माउस एंड ह्यूमन, इन माउस एंड ह्यूमन देर आर फोर होम्योटिक जीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसका नाम दिया हमने हॉक्स ए, बी, सी, डी। ठीक है, ये 4 हो गए, और ये चारों के चारों आपके अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में तो क्रोमोसोम 3 पे ही सारा प्रेजेंट है, बट इसमें ईच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है भाई, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं अब स्पेसिफिकली अगर ह्यूमंस में देखूं तो रोल इन ह्यूमंस में क्या ये रोल प्ले करते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो, जो होम्योटिक जीन्स होते हैं आपके, वो लगभग इंसान जो ह्यूमन होता है उसके पास लगभग 39 होम्योटिक जीन्स होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 39 होम्योटिक जीन्स। तो जैसे मान लो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन हो रहा है या डोर्सोवेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन हो रहा है ना। जैसे आपने जब हमने पढ़ा था ड्रोसोफिला में, जब हम ड्रोसोफिला पढ़ रहे थे, ड्रोसोफिला जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर ड्रोसोफिला में क्या पढ़ रहे थे हम? एक्सिस फॉर्मेशन आई थिंक पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा था एक डीपीपी करके एक जीन था। ठीक है, ये आपका विंग फॉर्मेशन में हेल्प करता है, याद करो। डीपीपी जीन था आपका जो आपका विंग फॉर्मेशन में आपका हेल्प करता है। तो ये डीपीपी जो है वो आपका बीएमपी फैमिली से ही रिलेट करता है, मतलब बीएमपी फैमिली जो होती है ना, बीएमपी बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, तो इसी फैमिली से बिलोंग करता है। और होता क्या है कि जब आपका ये आपका जो ड्रोसोफिलाज होता है उसमें एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस जो डिटर्मिनेशन होता है ना, पहले क्या करता है ये डीपीपी जो मॉर्फोजन होता है, जो जीन होता है आपका, ये पूरा ऐसे बॉडी पे आपका मूव करता है, पता करता है कि भाई कहाँ पर एक्सप्रेशन अपना शो करना है। और जो विंग वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये एक्सप्रेस करना है। बेसिकली जो T2 कॉम्प्लेक्स होता है ना, जहाँ पे विंग फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वहाँ पर ये हो जाता है। तो डीपीपी हेल्प्स इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर भी आपका BMP4 और कॉर्डिन जो होता है, ये कुछ होम्योटिक जीन्स हैं ह्यूमन के अंदर, आर होम्योटिक जीन्स। ये होम्योटिक जीन्स है जो होमोलॉग्स हैं इसके, जो ड्रोसोफिला में डीपीपी काम कर रहा है ना, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन का, वही काम ये कर रहे हैं ह्यूमंस में डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन में। समझ गए मेरी बात? तो मैं ये बता रहा था। सो बीएमपी एंड कॉर्डिन आर होम्योटिक जीन्स विच आर होमोलॉग्स ऑफ डीपीपी इन ड्रोसोफिला। ठीक है, एंड आर इन्वॉल्व इन, और ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है? एंड आर इन्वॉल्व इन स्पेसिफाइंग द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ह्यूमंस में डोर्सोवेंट्रल एक्सिस जो होती है वो ये है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, तो आपको बीएमपी लिखना है, कोर्डिन लिखना है, डीपीपी लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। बाकी तो सेंटेंस आपको बनाना ही है, बस ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि हाँ भाई ये कीवर्ड्स लिखेंगे, इन्हीं के नंबर होते हैं बस आपके, समझ लो। तो ये आपका, अब मान लो अगर जो होम्योटिक जीन्स है इसमें कुछ अनोमली हो जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मान लो कोई म्यूटेशन हो जाए या कोई अनोमली हो जाए, तो उसकी वजह से ये होम्योटिक जीन्स जो होते हैं आपके,
उसमें उसकी वजह से कुछ एनोमली भी क्रिएट हो सकती है ह्यूमंस के अंदर। तो मैं उसके 2-3 एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, लिखो म्यूटेशन इन ह्यूमन हॉक्स जीन्स, म्यूटेशन इन ह्यूमन हॉक्स जीन्स रिजल्ट्स इन डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। ठीक है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर नाम सुना है तो ठीक है, कोई बात नहीं होना, हॉक्स D13 करके एक जीन होता है आपका। अगर इसमें आपका म्यूटेशन हो जाती है हॉक्स D13 जीन में, तो इसकी वजह से पॉलीडेक्टाइली कंडीशन हो जाती है। पॉलीडेक्टाइली क्या होता है, ऋतिक रोशन को देखा है तो उसके 6 हैं, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे निकल आता है हाथ। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली, मोर देन 5। सो ये इस जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। एक एग्जांपल और लिख लो, हॉक्स A1 जीन होता है, इसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है आपका, तो इसमें म्यूटेशन होने की वजह से जो ब्रेन स्टेम का जो डेवलपमेंट होता है, ब्रेन स्टेम जो होती है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है, उसके डेवलपमेंट में डिफेक्ट आता है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो हॉक्स 1 जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए आपका, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट्स इन डिसरप्शन ऑफ डिसरप्ट ऐसे लिख लो, रिजल्ट्स इन डिसरप्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ईयर, है ना, ये सब चीज़ें दिक्कत हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होगा आपका, इट रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन। भाई अगर ब्रेन स्टेम सही से नहीं डेवलप हुई तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ईयर नहीं बना तो ऑटिज्म हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नहीं बना तो जो हार्ट होता है उसमें होल हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपका देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो ये मैंने छोटा सा ह्यूमन के अंदर भी बता दिया कि क्या क्या जीन किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर इनमें कुछ एनोमली हो जाए तो क्या हो सकता है। तो दैट वाज अबाउट द रोल इन ह्यूमन। अब मैं थोड़ा सा एक्शन बताता हूँ, होम्योटिक जीन एक्शन कैसे करते हैं। तो ज़्यादा इंसानों के अंदर तो नहीं पता, बट ड्रोसोफिला के अंदर हम थोड़ा सा जानते हैं। जैसे आप याद करो वो वाला लेक्चर, इस्टेब्लिशमेंट, जो एक्सिस फॉर्मेशन वाला लेक्चर है ना, वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि कॉर्डल और हंचबैक वाला कंसेप्ट जो बताया था, तो वहाँ पर मैंने 3rd स्टेप के बाद आपको बताया था कि जब ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है पूरे एम्ब्रियो में, जब ब्लास्टोडम में पूरा का पूरा फॉर्मेशन हो जाता है बाइकोइड प्रोटीन और नैनोज प्रोटीन का, तो उसके बाद आपका होम्योटिक जीन आते हैं और वो एक्ट करते हैं। तो मैं आपको इसको अगले पेज पे 2-3 लाइन में बता देता हूँ। तो एक्शन देख लेते हैं, एक्शन ऑफ होम्योटिक जीन्स। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले आपका बॉडी एक्सिस जो है, बॉडी पोलैरिटी बेसिकली वो बनेगी ड्रोसोफिला में। जैसे हमने पढ़ा था ना ब्लास्टोडम में, ये एंटीरियर रीजन बन गया था, ये पोस्टीरियर रीजन। बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन वाला लेक्चर देखो भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले बॉडी पोलैरिटी बनेगी। बॉडी पोलैरिटी बनने के बाद क्या करेंगे, होम्योटिक जीन जो है वो आपके एक्ट करेंगे या वर्क करेंगे, और ये डायरेक्टली करेंगे या अपने और बाय देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, किसके थ्रू करेंगे, थ्रू अदर जीन्स कॉल्ड रियलाइजेटर जीन्स। ठीक है भाई, तो बॉडी एक्सेस बन गई, बॉडी पोलैरिटी बन गई, उसके बाद आपके होम्योटिक जीन जाके वहाँ पे एक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर की हेल्प से, और फिर उसमें रियलाइजेटर जीन जो है उनको वो बोलेंगे कि चलो भाई एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप बोलोगे सर रियलाइजेटर जीन क्या होते हैं, तो रियलाइजेटर जीन जो होते हैं आपके, ये आपके ऑर्गेनोजेनेसिस में मतलब जो फाइनल स्ट्रक्चर बनना है, फाइनल ऑर्गन बनना है, उसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो दे कंट्रोल्स द फाइनल ऑर्गन डेवलपमेंट। ठीक है, तो फाइनल ऑर्गन डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि एक जीन होता है मायो डी करके, मायो डी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल डेवलपमेंट के लिए आपका मायो डी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रियलाइजेटर जीन जो होता है, इस मायो डी जीन इज अ रियलाइजेटर जीन विच हेल्प्स इन मसल डेवलपमेंट। तो जो होम्योटिक जीन होंगे जो हम पढ़कर आए पीछे, वो मैसेज देंगे इस मायो डी जीन को कि चलो भाई चलो मसल का डेवलपमेंट करना है, तो मसल डेवलपमेंट करने पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही पर्टिकुलर बॉडी में जितने भी फंक्शन होने हैं, जितने भी ऑर्गन फॉर्मेशन होना है, तो वो ऐसे इस छोटे से मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगा। छोटा सा तो नहीं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट मैंने आपको सिंपल से वे में बता दिया कि कैसे बेसिकली ये परफॉर्म करते हैं। समझ गए? सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी होम्योटिक जीन। अब थोड़ा सा मैं इसमें आपको डेवलपमेंटल जीन ऑफ, जो चिक्स में डेवलपमेंटल जीन होते हैं ना, वो लिखवा देता हूँ आपको। 8-10 जीन होते हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि वो भी आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो लिखो भाई, जीन्स इन डेवलपमेंट ऑफ चिक के डेवलपमेंट में जो कुछ जीन्स हैं वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सम इम्पॉर्टेंट जीन्स।
ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स मैं आपको लिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखो VG1 और WNT8C, ये है। ये जीन्स आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे मान लो सिग्नलिंग फैक्टर का काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रोलेशन का इनिशिएशन होता है WNT और VG1 की वजह से, ठीक है। चलो डायरेक्ट ये लिखने से पहले एक दो लाइन लिख लो पहले कि ऐसे लिखो पहले कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग इनटू द चिक, लिखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग इनटू द चिक इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओके। फिर दैट कॉम्प्लेक्सिटी, लिख लिया, अरे यार तुम लिखोगे नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग इनटू द चिक इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। एंड दिस complexity of development is controlled by different genes at different stages, ठीक है भाई। ये सिंपल सी लाइन जो एक ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पे आपका कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और हर उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हर स्टेज पे अलग अलग टाइप के जीन होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और ऐसा देखने को मिला है कि जो इनके जो जीन्स होते हैं वो ह्यूमन के जीन से सिमिलर होते हैं, बट जो रेगुलेशन होता है उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। तो ये लाइन लिखना चाहो तो आप लिख लो कि द सीक्वेंस जीनोमिक डेटा ऑफ चिक शोज सिग्निफिकेंट फंडामेंटल सिमिलैरिटीज विद ह्यूमंस, ठीक है। हाउएवर देयर रेगुलेटरी एलिमेंट इज डिफरेंट, तो ऐसे कर लो। अब कुछ जीन्स के जो मैं नाम लिख रहा हूँ वो ये जीन इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो VG1 एंड WNT8C, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि दे हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रोलेशन। गैस्ट्रोलेशन का जो इनिशिएशन होता है वो ये जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा आप लिख लो BMP, ये सब जगह ये आपको मिलेगा। ये भी एक सिग्नलिंग फैक्टर होता है आपका, जो वेंट्रल साइड है ना चिक की, उसको डेवलपमेंट में BMP हेल्प करता है। तो हेल्प्स इन या इंड्यूसेस वेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ चिक, ठीक है। वेंट्रल डोर्सो वेंट्रल एक्सिस होती है ना, वेंट्रल एक्सिस लिख लो, वेंट्रल एक्सिस डेवलपमेंट ऑफ चिक। तीसरा आपका हो गया एक जीन है चिक EN2 करके, ठीक है। तो ये आपका जो न्यूरोलेशन होता है ना, जो न्यूरल सिस्टम का फॉर्मेशन शुरू होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इट इज़ फॉर प्रॉपर न्यूरोलेशन इन चिक में प्रॉपर न्यूरोलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा आपका और होता है जैसे LAMA3 है आपका, LAMA3 ये आपका डर्मल जो स्किन होती है ना आपका, जो डर्मल डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है। सो रोल इन डर्मल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और इसकी वजह एक TGF होता है, TGF ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ये आपका एपिडर्मिस के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस का डेवलपमेंट आपका TGF करवाता है। उसी की तरह आपका एक होता है टिनमैन जीन जो होता है आपका, ये हार्ट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर हार्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो हार्ट का डेवलपमेंट आपका टिनमैन जीन करवा रहा है, समझ गए, वेरी गुड। और इसके अलावा आप लिख सकते हो और भी जैसे मायोजेनिक BLHH प्रोटीन है जो आपका मसल सेल के प्रिकर्सर्स होते हैं, लिख लो आपका मायोजेनिक BHLH प्रोटीन, ठीक है। दीज आर मायोब्लास्ट कमिटेड मसल सेल्स, ठीक है। दीज आर मायोब्लास्ट कमिटेड मसल सेल प्रिकर्सर, ठीक है भाई। तो ये कुछ हो गए आपके, और बस इतने ही लिख लो। एक FGF लिख लो आपका, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, FGF पूरा लिखो, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो जितना भी एपिब्लास्ट सेल होती है ना, उसमें जो न्यूरोनल फिनोटाइप होता है आपका, वो FGF करते हैं। तो लिखो जनरेट्स न्यूरोनल फिनोटाइप्स इन एपिब्लास्ट सेल्स, ठीक है। जो न्यूरल वाला पार्ट है वो आपका FGF करेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा आपका और कुछ है क्या? दो प्रोटीन और लिख लो आप यहाँ पे, जैसे एक नोडल करके है और एक आपका PIT-X2 है,
है ना। ये दो प्रोटीन होती हैं आपकी, ये दो दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती हैं आपकी। तो ये दोनों प्रोटीन करती क्या है, ये राइट और लेफ्ट साइड जो होती है ना चिक की, उसके डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करती हैं। तो लिख लो, हेल्प्स इन डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ चिक। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड जो है चिक की, उसकी उसमें रोल प्ले करती है। ठीक है भाई। तो इस तरह से कुछ डेवलपमेंटल जीन हमने चिक के देख लिए। बस अगर आता है एग्ज़ाम में चिक के ऊपर, तो ये जीन आपको पता होना चाहिए, इनके फंक्शन पता होना चाहिए, 10 मार्क्स में आएगा तो पूरा पेल के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे आपको अच्छे से। ठीक है भाई। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो था आज का, होम्योटिक जीन्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं और क्वेश्चन के हिसाब से कुछ एड्रेस करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही आपको लिख के आना, ये नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाओ। ठीक है, चलो तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।